नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं संदीप सहारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अर्थात बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम रहेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। देखिए, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश क्या है। हमने वहाँ व्याख्या करते हुए आप सबको बताया था कि बिंदु आवेश का भावार्थ यही था कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी भी बिंदु पर या किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसके आकार की तुलना में नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश। विद्युत विभव हमने लास्ट वीडियो बनाया। विद्युत विभव एक्चुअल में क्या था? विद्युत विभव का मतलब था कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी कोई आवेश है Q प्लस का, इसका ये विद्युत क्षेत्र है इतना भाग। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के मान को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह कार्य उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, और उस बिंदु पर उस मान को हम विद्युत विभव कहते हैं। आज हम ये देखना चाहेंगे कि विद्युत विभव किसी एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में जो कार्य करते हैं उसको हम विभव बोलते हैं, और विभव की परिभाषा की हम व्याख्या करना चाहते हैं। हम इस चित्र से देख लेंगे कि ये एक चित्र है कि इसमें ये एक बिंदु O है जिस पर एक आवेश Q रखा हुआ, धन आवेश Q रखा हुआ है। इस धन आवेश रखा हुआ तो इसके कारण इसके चारों ओर एक निश्चित भूभाग में, निश्चित भाग के अंदर इसके कारण किसी अन्य परीक्षण आवेश पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। वो प्रभाव आपका प्रतिकर्षण या आकर्षण दोनों प्रकृति में हो सकता है। तो वो क्या करेगा? उस क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर एक बल आरोपित होगा, और वो बल आरोपित होने के कारण हम उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आभास कर सकते हैं। फिर हम क्या चाहते हैं कि इससे जो हमारा आवेश रखा है इस बिंदु पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं। ये बिंदु P है जो r दूरी पर है इस आवेश के कारण, धनात्मक Q आवेश के कारण। हम क्या चाहेंगे कि इस बिंदु P पर विभव का मान यानी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी एकांक धन आवेश Q0 को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। एकांक आवेश को लाने में, एकांक आवेश का मतलब हो गया Q0, ये हमारा एकांक आवेश है, ये हमारा काम रहेगा। हम शुरू करते हैं इसको। हम क्या मान लेते हैं कि प्रारंभ में हमने एक बिंदु A मान लिया जो हमारे धन आवेश से x दूरी पर स्थित है। जब इसके क्षेत्र के अंदर है, ये इस धन आवेश के परिधि के अंदर, इसके जहाँ तक ये अपने बल का अनुभव या बल को एक्सपीरियंस कर सकता है इसके ऊपर, तो यहाँ तक ये इसके ऊपर बल का अनुभव कराएगा। तो ये दूरी हमने x ले ली है। जब ये इसके ऊपर बल का अनुभव कराएगा, ये धनावेश है, परीक्षण आवेश हम धनावेश लेते हैं, तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण के कारण बल है वो बाहर की ओर लगेगा। और कूलाम का नियम लागू होता है यहाँ। कूलाम का नियम हम जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दूरी का वर्ग है। तो हम यह मान रख देंगे। मान रखोगे तो क्या मान बन जाएगा? K का मान क्या था? निर्वात हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कौन सा है? प्लस Q। परीक्षण आवेश कितना है? Q0। दूरी कितनी ले रखी है? x स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का बल हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 1 है। ये कौन सा हो गया? समीकरण 1। अब इसकी दिशा की बात करेंगे। इनके बीच में हमने देख लिया ये धनावेश है, परीक्षण आवेश भी धनावेश है Q0, तो लगने वाला बल क्या होगा? कूलाम प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल होगा तो ये बाहर की ओर लगे, यानी O से A की ओर इसकी दिशा होगी।
अब हम क्या चाहते हैं, एक और बिंदु ले लेते हैं, जिस बिंदु का नाम है बी बिंदु। ये ए बिंदु है, ए से बी की दूरी है डी एक्स। कितनी दूरी है, अल्प विस्थापन है, थोड़ी सी दूरी है। अल्प को हम डी से लिखते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग होता है यहाँ पर ये अल्प परिवर्तन है, स्मॉल डिफरेंस है। अब हम क्या चाहते हैं, बल कहाँ लगा हुआ है, बाहर की ओर लगा हुआ है। हम बाह्य बल किधर लगा रहे हैं, इसको ला तो अंदर की ओर रहे हैं ना, इस बल के विरुद्ध हम बल लगा रहे हैं। यानी जैसे ये बल था, हमने इस साइड विस्थापन किया डी एक्स, तो बल गुणा विस्थापन क्या हो गया, कार्य। तो हम क्या चाहते हैं कि दूसरा बिंदु बी जो ए से डी एक्स दूरी पर है, ओ की ओर विस्थापित करने में कार्यरत बल या किया गया बल का मान, बल के किए गए बल कार्य का मान है डी डब्ल्यू बराबर है क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। और ये सदिश गुणन है। सदिश गुणन का मतलब है यहाँ अदिश गुणन होगा। ये अदिश गुणन का मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको। यानी बल भी हमारी सदिश राशि है और विस्थापन भी हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि। लेकिन जो इन दोनों के आंसर से जो कार्य है ये हमारी अदिश राशि है। यानी परिमाण क्या निकल रहा है, अदिश राशि। तो हम क्या कह देते हैं कि जब दो सदिश राशियों का गुणनफल करने पर हमें परिमाण अदिश प्राप्त होता हो तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन होता है दोनों सदिश राशि। अदिश गुणन में क्या होता है, एफ का परिमाण डी एक्स का परिमाण कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा, बल किधर लगा, बाहर की ओर, ला किधर रहे हैं हम, अंदर की ओर, यानी ओ बिंदु की तरफ तो लेके आ रहे हैं, और बल बाहर की ओर लगा हुआ है। तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हम इस बल तो इधर लगा हुआ है एफ, हम ए से बी की ओर बिंदु ओ की ओर जा रहे हैं डी एक्स विस्थापन से, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत। और जब दोनों सदिश राशि हैं और जब दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत हों तो आप समझ सकते हैं कि इनके मध्य है कोण का मान कितना होगा। हम जानते हैं कोण का मान 180, विपरीत होंगे तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस 180। और कोस 180 का मान कितना होता है, कोस 180 का मान होता है -1। तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा कि किया गया जो कार्य है डी डब्ल्यू वो हो जाएगा एफ का परिमाण डी एक्स का परिमाण और कोस 180 का मान -1, यानी क्या हो गया -एफ डी एक्स। ये हमारा कार्य निकल जाएगा। थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ ए से बी तक विस्थापित करने के लिए हमने कार्य निकाला थोड़ा सा, लेकिन हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य है अनंत से पी बिंदु तक इसको लेके आना है। और आप देख रहे होंगे जब अनंत से पी बिंदु तक हम इसको लेके आएंगे तो अनंत से पी बिंदु तक ये सतत प्रक्रिया है, बीच में ये टूटती नहीं है, बीच में कोई लाइन टूटेगी नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ ले आए, बीच का भाग खत्म हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ले आए तो ये बीच का भाग कहाँ जाएगा। इसलिए ये एक सतत प्रक्रिया है, और सतत प्रक्रिया होती है तो उससे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हमारे पास एक सुविधा होती है कि हम इस पूरे के पूरे भाग को छोटे छोटे अल्पांशों के अंदर विभाजित कर लें। अल्पांशों में विभाजित कर लें। एक छोटे से अल्पांश के लिए आप मान निकाल लीजिए, फिर उसकी रेंज रख दिए, जहाँ से जहाँ तक लेके आना है उसका समाकलन कर देंगे। समाकलन कौन सा, आप डेफिनेट समाकलन बोलते हैं, जिसमें उसके लिमिट को रखा जाएगा। ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। अब हमने देख लिया कि ए से बी तक अल्प विस्थापन करने में हमारा कार्य इतना था -एफ डी एक्स। अगर हम धन आवेश को अनंत से लेकर और कहाँ लाना चाहते हैं, पी बिंदु पे, और जो कितना है आवेश से आर दूरी पे, यानी इस आवेश से दूरी मापनी, आवेश से ये दूरी तो आर होगी और वो दूरी अनंत, लेके कहाँ रहे हैं, अनंत से पी बिंदु आर दूरी पर। अनंत से पी बिंदु पर लाने में किया गया कुल कार्य तो हमें पता है, समाकलन कहाँ से लेके आए, अनंत से, ये नीचे की लिमिट और ये ऊपर की लिमिट इनटू डी डब्ल्यू। ये हमारा प्रक्रिया हो जाएगी संपूर्ण भाग के लिए। और संपूर्ण भाग कौन सा है कि हम अनंत से पी बिंदु पे लाना चाहते हैं, तो अनंत दूरी से लेकर आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर डी डब्ल्यू का मान हमें पता है, ऊपर से मान रख देंगे। ऊपर से मान रखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। हमने डी डब्ल्यू का मान -एफ डी एक्स रख दिया।
परंतु समीकरण 1 से अर्थात समीकरण 1 का यह भाव कूलाम के नियम से है, और जब कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे तो अनंत से आर, एफ का मान रख देंगे। एफ का मान क्या था, क्यू जीरो अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने एफ का मान रख दिया, ये ध्यान रखना, ये क्या है, एफ का मान रख दिया हमने, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह मैंने बाहर ले लिया। क्या करेंगे हम, माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे। इस माइनस चिन्ह को छोड़ना नहीं है हमने इसको बाहर ले लिया। अभी इस जब हम समाकलन करना चाहते हैं, समाकलन किसका है, दूरी का, और दूरी कौन है, dx, यानी x दूरी से संबंधित जितनी भी इसमें पद हैं वो सारे परिवर्तनशील हैं। इसका मतलब वो वेरिएबल हैं हमारे, और उसको छोड़कर बाकी सब क्या हैं, बाकी सब हमारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कौन हो गए, क्यू जीरो और 4πε0। ये हमारे सारे के सारे ये जो पद हैं, संख्याएं हैं, ये सारी कांस्टेंट है, इनको हम बाहर ले सकते हैं। बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो अपॉन 4πε0। ये बाहर हो गया, इंटीग्रेशन अनंत से लेकर आर, बच गया क्या हमारा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारी जो स्टेप है ऐसे हल हो जाएगा। अब हमारा मेन उद्देश्य है इस समाकलन को हल करना। इस समाकलन को हल करने का हमारे पास एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, देखिए, ये माइनस एक्स की पावर 2 है, ये बटे में है, नीचे है। नीचे के भाग में अगर घात प्लस की हो तो ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की। मैं यहाँ लिखता हूँ, अलग कलर में लिखता हूँ, इसको आप ऐसे देख लें, एक्स की -2 dx, समाकलन है अनंत से लेकर आर। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये +2 है नीचे, ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, ये -2। तो हमारा ये जो स्टेप है वो कैसा हो जाएगा, मैं इस स्टेप को ऐसे सोल्व करता हूँ कि W इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो अपॉन 4πε0 समाकलन अनंत से लेकर आर एक्स की -2 dx। dx हमें ये आइडेंटिफाई करवाता है, जो हमारा ये dx है, ये इस चीज़ की व्याख्या करता है कि समाकलन किसका होना है। तो dx का मतलब x के सापेक्ष समाकलन है, और x की राशि है वो सारी परिवर्तनशील हैं, x इसको छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट हैं। तो समाकलन का एक नियम है, अगर यहाँ घात -1 को छोड़कर, ध्यान रखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कि x की घात अगर -1 है, इसको छोड़ दो, इसके अलावा पावर कुछ भी हो, यानी यहाँ पावर -1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, चाहे -5 है, चाहे +5 है, चाहे -10 है, चाहे +10 है, कुछ भी हो, -1 नहीं होना चाहिए। उस समय समाकलन का नियम है, जैसे x की -2 dx है। मैं समाकलन समझाता हूँ पहले आपको। समाकलन का एक तरीका है, यहाँ क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर -1 नहीं है तो नियम कैसा है, ये जो घात होती है, समाकलन कैसे होगा, समाकलन हट जाएगा, x ऐसे कैसा, इस घात में 1 जोड़ दीजिए, ये -2 है, इसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि माइनस के 2 हैं, प्लस का 1 है, तो कितना होगा, -1। तो 1 जब जोड़ देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा इसकी पावर की फॉर्म में, यहाँ आ जाएगा -1। ध्यान रखना, -1 घात नहीं होनी चाहिए, उसके सिवाय उसके अलावा कुछ भी घात हो तो हमें उसकी घात में 1 जोड़ देना है। तो इस -2 के अंदर जब हमने 1 जोड़ा तो देख लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको कि क्या हो जाएगा, इसका समाकलन का निशान हट गया, x की पावर -2 है, इसमें +1 जोड़ोगे तो कितना होगा, -1, ये इसकी पावर होगी -1। तो हम इसको लिख देंगे, -1 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया -1, ये हो गया। बटे हुए इस पूरी संख्या को भाग देना है, किससे, जो भी घात यहाँ आए उसी घात से हमें इसको भाग दे देना। कितना आया है, -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x की घात -1 बटे हुए -1। फिर वही स्टेप लगाओ कि आप सब जानते हैं कि अगर घात माइनस में है, अगर घात माइनस में है, ऊपर क्या है, माइनस में, तो बटे में लेके जाओगे तो ये किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये -1 तो ऐसे का ऐसा रहेगा,
और ये कितना है, x की घात -1 है, ऊपर लेके गए तो माइनस था तो नीचे ले आओ ना, प्लस में जाएगी, x की घात प्लस का 1 हो जाएगी। यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको लिखने का आसान सा तरीका है कि इसका जो आंसर होगा -1/x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम उसी टॉपिक पे चलते हैं, उसी पॉइंट पे चलते हैं कि W बराबर है Q0/4πε0 समाकलन x की -2 dx इनफाइनाइट से लेकर r तक, ये हमारा फॉर्मूला था, बाहर माइनस है। इससे जस्ट अगला स्टेप आप लेके आएंगे तो क्या बनेगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आप जब लेके आओगे तो ये बन जाएगा -Q0/4πε0 ब्रैकेट, ये आ गया Q0/4πε0, इसकी पावर में एक जोड़ेंगे तो -2 में एक पावर जोड़ोगे तो कितनी होगी, -1, तो क्या बन गया x की -1/-1। मैंने अभी बताया था कि जो घात बचे उसी घात से हमने भाग दे देना है। घात क्या, अब लिमिट क्या है, अनंत से लेकर r तक, ये हमारा तरीका इसको सोल्व करने का। आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वापस इसको दोबारा से देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें बैक जाएं, फिर इसको समझें, फिर बैक जाएं, फिर समझें। इस तरीके से आप इसको 2 या 3 बार में आसानी से समझ सकते हैं। अब अगले हमारी जो बात रहेगी वो क्या है कि अगली बात ये है कि ये -1 है, इसको इस ब्रैकेट से बाहर ले आओ, क्योंकि जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो वेरिएबल में रखी जाती है और -1 तो एक कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू रखने का -1 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इस -1 को मैं बाहर लेके आ जाऊं, एक माइनस बाहर है तो -1 की इसके साथ गुणा करोगे तो -1 गुणा में -1, तो आपको पता माइनस और माइनस की गुणा करते तो प्लस का 1 आंसर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में बन जाएगा W बराबर है, यहाँ तो प्लस हो ही चुका है, Q0/4πε0 ब्रैकेट में, ऊपर क्या था x की -1, ऊपर जब घात माइनस में हो तो उसको नीचे ले आओ तो वो प्लस में हो जाएगी ये, और लिमिट अभी हमने रखी नहीं है, अनंत से लेकर r तक लिमिट है। लिमिट रखने का हमारा तरीका क्या होता है, लिमिट रखने का हमारा सिंपल सा तरीका होता है कि पहले ऊपर की लिमिट रखी जाती है और ऊपर की जैसे ही लिमिट रख दोगे आप तो उसके बाद हम नीचे की लिमिट का यूज करते हैं। हम लिमिट रख के दिखाते हैं, ये पोर्शन आपका ऐसे का ऐसा रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो पहले क्या करना है, इस x की जगह पे यानी इस x को रिप्लेस करना है, इसको हटाना है किससे, पहले एक बार r से और एक बार अनंत से। देख लीजिए कैसे हटाता हूँ मैं, हम इसको इस तरीके से हटा देंगे। तो पहले ऊपर कौन था, पहले अपर लिमिट, ऊपर की लिमिट जो ऊपर थी, ऊपर कौन था r, पहले r लिखा जाएगा, -1 लोअर लिमिट क्या था, अनंत, और ये ब्रैकेट आ जाएगी। ये अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, जो मैंने ये यहाँ भी आप अगर मैंने ये स्क्वायर इसमें रेक्टेंगल में बंद किया है जो पोर्शन, ये आप इससे चेक कर सकते हैं, ये वाला स्टेप यही है, Q0/4πε0 ब्रैकेट में 1/r -1/∞। और आप सब मैथमेटिक्स 10वीं तक आप सब ने पढ़ा है और आप सब जानते हैं कि 1/∞ का मान कितना होता है, 0। यानी किसी संख्या को अपरिभाषित से डिवाइड कर दें, इनफाइनाइट से डिवाइड कर दें तो आंसर 0 होता है। तो आंसर 0 होगा तो हमारे पास स्टेप क्या बन गया, जस्ट अगला स्टेप हो जाएगा हमारे पास कि W बराबर है Q0/4πε0 ब्रैकेट में, यहाँ तो 1/r था, यहाँ 1/∞ था, 1 क्या था, इनफाइनाइट। अब इसको क्या बना देंगे, 1/∞ क्या होता है, 0। किसी भी संख्या में से अगर 0 को घटाया जाए, 0 को घटा दिया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इस 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो इसको भी हटा देते हैं हम, तो हमारा ये लास्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कार्य है, कौन सा कार्य है, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से P बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। जैसे ही हमारा कार्य निकल गया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कार्य निकल चुका है। मैंने यहाँ इस तरीके से लिखा है इसको, 1/4πε0 ब्रैकेट में Q0/r। एक ही बात है, चाहे इस Q0 को बाहर रख लो चाहे अंदर रख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विभव की परिभाषा क्या थी, विभव की परिभाषा थी, विभव बराबर है कार्य बटे हुए परीक्षण आवेश। यानी
एकांक धन आवेश या एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये हमारी परिभाषा है विभव की। तो इसका मतलब विभव निकालना हो तो क्या करें, कार्य को किससे भाग दे दें, हम आवेश से भाग दे दें, ये परिभाषा हो जाएगी। हम P बिंदु पर विभव निकालना चाह रहे हैं तो V किसके बराबर हो गया, W/Q0। मान रख दें, मैं पहले W का मान रख देता हूँ। W का मान क्या है, आपको याद होगा W का मान क्या था, W का मान था 1/4πε0 Q0/R, और किससे भाग देना है, Q0 से। ये वाला स्टेप की हम बात कर रहे हैं, ये स्टेप की बात कर रहे हैं, उससे आगे ये मैंने स्टेप किया। Q0 से Q0 काट दो। जब Q0 से Q0 को काट दोगे आप तो क्या बचेगा, सिर्फ ये इतना पोर्शन बचेगा, यानी 1/4πε0 Q/R। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो विभव का मान क्या बचेगा, 1/4πε0 Q/R। ये ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे। ये हमारा विभव निकल गया। किस में है, ये निर्वात में है। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि मैंने यहाँ ε0 लिखा हुआ है। ε0 का मतलब ये निर्वात है। अगर हम किसी अन्य माध्यम में ले लें तो मान लीजिए किसी हमने माध्यम की बात की और वो माध्यम हमारा किसका है, प्रावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए, तो उस माध्यम में जैसे ही लोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, Vm, यहाँ m आ जाएगा, यहाँ 1/4πε0 की जगह क्या आ जाएगा, εr, यहाँ r आ जाएगा, हमारा εr, ऐसे लिख दो εr, ऊपर Q है और नीचे दूरी r है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो Vm में εr ऐड किया हमने और दोनों को अगर डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा कि ये V था, ये Vm है। इन दोनों को हम सोल्व करने की कोशिश करें तो हमने ये देखा था एक बार, हम जब पिछले अध्याय की बात करें प्रावैद्युतांक की, तो उस टॉपिक पे आप जाएंगे तो εr का मान किसके बराबर होता था, εm/ε0, यानी किसी माध्यम का निरपेक्ष प्रावैद्युतांक या विद्युतशीलता कह लो इसको, किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, εr, यानी प्रावैद्युतांक। और आप सबको पता है कि ε0 का मान सबसे कम होता है। किसी भी माध्यम में जाओ तो इसका मान बढ़ता है, तो εm का मान बड़ा होता है और ε0 का मान छोटा होता है, यानी εm बड़ी होती है ε0 से। यानी किसी भी माध्यम की उपस्थिति होगी तो जब εm का मान ε0 से बड़ा है, यानी ऊपर की संख्या बड़ी है, ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो परिणामी रूप से ये मान क्या हो गया, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि εr का मान 1 से बड़ा है। हम इसको इस भाषा में समझ सकते हैं कि εr का मान 1 से बड़ा है। अगर εr का मान बड़ा है तो Vm का मान छोटा हो जाएगा V से। क्यों? क्योंकि V, आप इस बात को इससे समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि V व्युत्क्रमानुपाती है εr, और अगर ये मान बढ़ेगा तो ये मान घटता चला जाएगा। तो इस कारण से अगर εr का मान 1 से बड़ा हो जाए तो Vm का मान V से छोटा हो जाएगा, यानी किसी माध्यम की उपस्थिति के कारण विभव के मान में कमी हो जाती है। अब रही बात हमारे कि विभव का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक है। किसी भी विभव का मान धनात्मक या ऋणात्मक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम धन आवेश की कल्पना करते हैं या ऋण आवेश की। जैसे V का सूत्र चेक करो, V का सूत्र था Q/4πε0r। ये इस Q की प्रकृति पे निर्भर करेगा। अगर Q प्लस का है तो ये प्लस का जाएगा, Q माइनस का है तो ये माइनस का। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि O बिंदु पर धनात्मक आवेश होगा तो विभव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होगा तो ऋणात्मक। तो हमने फाइनल रूप से क्या देखा है कि V व्युत्क्रमानुपाती R, यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता है विभव का मान उसी अनुपात में धीरे धीरे कम होने लग जाता है। एक्सपोनेंशियली वेरिएशन की तरह होता है ये, लेकिन एक्सपोनेंशियली बोलेंगे नहीं इसको, यानी ग्राफ धीरे धीरे इसका नीचे आएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, वो r² थी। ये r की घात 1 है और ये r की घात 2 है। तो दोनों की तुलना करके हम देख लेते हैं। ये भाई दोनों की तुलना करेंगे तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा। ये है इनके ग्राफ, देख सकते हैं आप ग्राफ को। ये हमने ग्राफ बना लिया।
आप देखेंगे कि अगर ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है और एक वी व्युत्क्रमानुपाती आर, ये दूरी के साथ है, इधर दूरी ले ली, इधर हमने ई भी ली है और वी भी ली है, दो चीज़ें ली। ई का जो ग्राफ हमने बनाया है वो डॉटेड लाइन से दर्शाया है और वी का ग्राफ है वो डार्क लाइन से है। तो आप देखेंगे कि शुरुआत में वी का स्लोप ज़्यादा है, ई थोड़ा सा दूर है, एक जगह आएगी, उसके बाद वी का मान जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा तो वी का मान धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दूरी पे जाके कम होगा, जबकि आर का मान क्या हो गया, तेज़ी से गिरता गिरता इससे नीचे स्लोप चला जाएगा। ये दोनों इस बिंदु के ऊपर आप देखेंगे, दोनों इस बिंदु को मैं पी नाम दे दूँ तो पी बिंदु के ऊपर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे आर का मान है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आर का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो v के मान की तुलना में e का मान ज़्यादा कमी प्रदर्शित करता है, यानी तेजी से e के मान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटती है। घटती v भी है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि v के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, घटता v का मान भी है, लेकिन v की तुलना में e का स्लोप ज़्यादा है, यानी ज़्यादा इसमें गिरावट आती है। और ये दोनों के दोनों इस तरीके से यहाँ इस बिंदु पर क्रॉस कर जाते हैं। अगर पेपर में एक पूछना आ जाए V और R के बीच ग्राफ आए तो आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे। अगर पेपर में आपके ग्राफ V और R के बीच आए तो कौन सा बनाएंगे, ये वाला। अगर पेपर में आपके E और R के बीच आए तो ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ बनाएंगे। और दोनों एक साथ पूछे हो तो ऐसे कैसे बनाएंगे, क्रॉस करते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के टॉपिक को आसानी से इससे समझ सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं इसको, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। और इनसे पहले के वीडियो देखने के लिए, इससे पहले का वीडियो देखना हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको जस्ट पहले वाला यानी हमने जो इसके पहले वीडियो बनाया था वो वीडियो मिल जाएगा। और उससे भी पहले वाला देखना तो उस वीडियो के लिंक में जाओगे तो वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में उससे जस्ट पहले वाले वीडियो का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि बच्चों को बार बार कहीं से ढूंढना ना पड़े। वो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो अल्टीमेट उसके पास वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा तो आपको वो उसी समय आपको मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।